Okay, good evening, everyone. I said good evening, everyone. I have a request. I have a sincere request from you all. Kindly do not talk during the lecture for next 2 3 days. I am going to talk little softly so that we survive. I mean to say, I have a little throat pain, so I want थोड़ा सा हम प्यार से बात करेंगे. मतलब मैं तुम प्रॉब्लम है, अगर तुम बीच में बात करोगे तो फिर मैं चिल्लाना शुरू कर देगा बीच बीच के अंदर. सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप थोड़ा चुपचाप सुनने का ट्राई कीजिए. नींद आ रहे बढ़िया से सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज एब्सोल्युटली फाइन. आप आपको चाहिए तो एसी 20 डिग्री पे करवा देता हूँ तो और अच्छे से नींद आएगा. कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. इसके बियॉन्ड इट्स ऑन यू. बट या इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज थोड़ा कम बात करना आप, सो दैट वी आर एबल टू स्मूथली कंडक्ट द लेक्चर्स, प्लीज. दैट विल बी अ रिक्वेस्ट. चलिए, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन. नोटबुक में जाइए, गिवन नेक्स्ट हेडिंग. नोटबुक में जाइए, गिवन नेक्स्ट हेडिंग इन चैप्टर नंबर 1. मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. बेटा, यू डोंट हैव टू टॉक, दैट इज व्हाट आई रिक्वेस्टेड यू. क्या समझता है तुमको? नेक्स्ट हेडिंग, मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बात कर सकते हो. मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट्स. ज्यादा बात मत करना, पेरेंट्स को डाउट आएगा. आई मीन टू से, इंसान इतना पढ़ाई कर रहा है, अकेले बात बात करना शुरू कर चुका है, मतलब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है. सो डोंट डू दैट. ओके. मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. अंडर मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, राइट डाउन पॉइंट नंबर ए. Assurance engagement means an engagement in which assurance engagement means an engagement in which one second. Assurance engagement means an engagement in which practitioner, ब्रैकेट्स में लिखिएगा ऑडिटर, इन विच प्रैक्टिशनर, ब्रैकेट्स में लिखिएगा ऑडिटर, ब्रैकेट्स क्लोज, एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन. प्रैक्टिशनर, ब्रैकेट्स में लिखिएगा ऑडिटर, ब्रैकेट्स क्लोज, एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन. कंक्लूजन के ब्रैकेट्स में लिखिएगा ओपिनियन. कंक्लूजन के ब्रैकेट्स में लिखिएगा ओपिनियन, ब्रैकेट्स क्लोज. डिजाइंड to enhance designed to enhance the degree of confidence. Designed to enhance the degree of confidence of intended users. Degree of confidence of intended users, brackets में लिखिए, for example members. Intended users, ब्रैकेट्स में लिखिए, फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स, ब्रैकेट्स क्लोज. अदर देन द रेस्पॉन्सिबल पार्टी. अदर देन द रेस्पॉन्सिबल पार्टी. अदर देन द रेस्पॉन्सिबल पार्टी. रेस्पॉन्सिबल पार्टी के ब्रैकेट्स में लिखिए मैनेजमेंट. अरे ये आपको मदद करेगा समझने में, मान लो मेरा बात. रेस्पॉन्सिबल पार्टी के ब्रैकेट्स में लिखिए मैनेजमेंट, ब्रैकेट्स क्लोज. about the outcome of evaluation, management, brackets close, about the outcome of evaluation or measurements. About the outcome of evaluation or measurements of a subject matter. Measurement of a subject matter. Subject matter के ब्रैकेट्स में लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सब्जेक्ट मैटर के ब्रैकेट्स में लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्रैकेट्स क्लोज. अगेंस्ट क्राइटेरिया. सब्जेक्ट मैटर के ब्रैकेट्स में लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ब्रैकेट्स क्लोज. अगेंस्ट क्राइटेरिया. क्राइटेरिया के ब्रैकेट्स में लिखिए, अरे मैं बोल रहा हूं लिखो तभी तुम सर्वाइव करोगे, वरना ये डेफिनेशन बाउंसर जाएगा. क्राइटेरिया के ब्रैकेट्स में लिखो एप्लीकेबल एफआरएफ. क्राइटेरिया के ब्रैकेट्स में लिखो एप्लीकेबल एफआरएफ, दैट इज
applicable FRF, that is AS/Ind AS, that is AS/Ind AS plus Schedule 3, AS/Ind AS plus Schedule 3, brackets close. सुनिए, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. मैं यहां पे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं ऑडिट का, और ऑडिट के एग्जाम्पल से मैं चाहता हूं आप ये डेफिनेशन को थोड़ा समझने का ट्राई करें. फिर मैं आपको रिव्यू वाला एग्जाम्पल भी दूंगा, फिर हम आपको प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाला एग्जाम्पल भी देंगे. पर वो एग्जाम्पल समझने से पहले जो बेसिक मीनिंग ऑफ डेफिनेशन है वो आपको समझना पड़ेगा. जो ब्रैकेट्स में लिखवाया हुआ है वो यहां कुछ भी नहीं दिया है, वो मैंने जानबूझ के इंटेंशनली आपको लिखवाया ताकि आपको वो समझ में आए इजी से. हियर मी आउट केयरफुली, ढंग से सुनिएगा. सर, अश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट होता है, मतलब ये ना ऑडिट वर्ड डिफाइन कर रहा है, बट इस बार ना डायरेक्टली ऑडिट डिफाइन करने के बजाय अश्योरेंस वर्ड डिफाइन कर रहा है. याद है, ऑडिट एंगेजमेंट इज वन एग्जांपल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट इज वन एग्जांपल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट. तो अभी हम अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है वो समझने का ट्राई कर रहे हैं. ऑडिट उसका एक एग्जांपल होता है. तो ये बोलता है अश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट है जहां पर प्रैक्टिशनर इन्वॉल्व है. कौन इन्वॉल्व है? प्रैक्टिशनर. अब एक बात सुनिए शांति से, ये प्रैक्टिशनर वर्ड का लॉजिक क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सारे स्टैंडर्ड्स आपके लिए कौन बना रहा है? ये स्टैंडर्ड्स इंडिया में बना रहा है ICAI. कौन बना रहा है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. अब ICAI के लिए मेंबर्स कौन हो गए? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. मैं नहीं बोल रहा हूं कि भाई एक कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस नहीं करता है, वो भी प्रैक्टिस करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी प्रैक्टिस करता है, लॉयर भी प्रैक्टिस करता है. दे आर ऑल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स, दे आर ऑल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स. बट सबके लिए अपना खुद का एक ऑलरेडी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट करता है, एक रेगुलेटरी बॉडी एग्जिस्ट करता है. सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन हो गया? ICAI हो गया. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. हाँ, मैं मानता हूं इन टुडेस टाइम अब नया कंपनीज एक्ट बोलता है, NFRA आ चुका है. NFRA ने इनडायरेक्टली लॉ के अंदर इतने सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर के आए कि अब ये बोलना थोड़ा गलत है कि सिर्फ ICAI ही स्टैंडर्ड बनाता है. ऐसा बोलते हैं कि ICAI एक तरीके से रेकमेंड करता है, ड्राफ्टिंग करता है, NFRA से कंसल्टेंसी लेता है, फिर NFRA के कंसेंट के बाद में ये स्टैंडर्ड्स एक्चुअली में फाइनलाइज किए जाते हैं. एंड ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के बाद, अप्रूवल के बाद में दी स्टैंडर्ड्स एक्चुअली बिकम मैंडेटरी एप्लीकेबल, कि आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा. ये प्रोसेस होता है, कंपनीज एक्ट में लिख के दिया है. हमें भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए समझने का ट्राई कीजिएगा. यहां प्रैक्टिशनर का इंटरप्रिटेशन कुछ और भी हो सकता है, पर जब हम रीड कर रहे हैं हमारे लिए प्रैक्टिशनर का इंटरप्रिटेशन एक ही है. वी आर टॉकिंग अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद COP, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विद COP. COP इज कॉल्ड एज बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. तो हम आपको ये बोल रहे हैं यहां प्रैक्टिशनर मतलब एक CA है होल्डिंग अ COP, या तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा होगा या एज अ पार्टनर किसी फर्म के अंदर काम कर रहा होगा. तो प्रैक्टिशनर कैन बी एन इंडिविजुअल पर्सन, और it can be a partner who is part of a CA firm, or who is part of a LLP, who is part of a LLP. LLP is called as लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. उनको भी पावर दिया है ऐसे एंगेजमेंट्स के अंदर अपॉइंट हो जाने का. मतलब सुनिएगा वापस से, अश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर को अपॉइंट किया है. किसको अपॉइंट किया है? प्रैक्टिशनर को. प्रैक्टिशनर क्या करने वाला है? सर, प्रैक्टिशनर एक अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करेगा. क्या एक्सप्रेस करेगा? कंक्लूजन. ऑडिट में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? ओपिनियन. डोंट थिंक ओपिनियन इज माय कंक्लूजन. सब खत्म करने के बाद में जो मेरा कंक्लूजन है उसको ही बस मैं ओपिनियन के नाम पे रिपोर्ट में इंक्लूड करके दे रहा हूं. तो प्रैक्टिशनर अपना काम खत्म करने के बाद में एक कंक्लूजन देगा, वो अपना ओपिनियन कहलाएगा ऑडिट के केस में. अच्छा, ये ओपिनियन जो है, जो कंक्लूजन है, हम किसको देने वाले हैं? यूजर्स को. किसको देने वाले हैं? यूजर्स. हम एज अ ऑडिटर एग्जिस्ट क्यों करते हैं? डे वन पे बोला था, हम हमारे यूजर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं. यूजर्स डिसीजन ले पाएंगे हमारी रिपोर्ट के बेसिस पे. तो कैन आई से हमारा ओपिनियन, हमारा कंक्लूजन इंक्रीज करेगा कॉन्फिडेंस ऑफ आवर इंटेंडेड यूजर्स. अब एक बात बताओ बच्चों, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं. यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बहुत सारे होते हैं. एग्जांपल, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, गवर्नमेंट हो सकता है, बैंकर हो सकता है. क्या कंपनी का मैनेजमेंट भी यूजर हो सकता है? हाँ. यहां पर हम मैनेजमेंट का बात नहीं कर रहे. हम यहां पर ना एक्चुअली में इंटेंडेड यूजर्स में मैनेजमेंट को कंसिडर नहीं करते. क्यों कंसिडर नहीं करते? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए हम काम नहीं कर रहे होते. मैनेजमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इसलिए इंटेंडेड यूजर के आगे देखो वर्ड क्या लिखा है? इंटेंडेड यूजर
अदर देन, क्या लिखा है, इंटेंडेड यूजर अदर देन, क्या वर्ड है, रेस्पॉन्सिबल पार्टी। अब ये रेस्पॉन्सिबल पार्टी क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल पार्टी वो पार्टी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब मुझे बताओ, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मैन। इसीलिए हमने रेस्पॉन्सिबल पार्टी के ब्रैकेट्स में क्या लिखा है, मैनेजमेंट लिखा है। अब वापस से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। मान लीजिए यू आर अ प्रैक्टिशनर, मतलब यू आर अ ऑडिटर। आप क्या चेक करेंगे, एक सब्जेक्ट मैटर। क्या चेक करेंगे, एक सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर इज नथिंग बट योर एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये सब्जेक्ट मैटर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देयर इज अ पार्टी कॉल्ड एज रेस्पॉन्सिबल पार्टी। उसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पॉन्सिबल पार्टी। उसको हम दूसरे शब्दों में यहां पे कौन बोल सकते हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल है सर, मैनेजमेंट। कैन आई से हम इस सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करेंगे, इसे मेजर करेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर को जब एग्जामिन करेंगे तो क्या देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट मैटर शुड बी एज पर द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज हियर कॉल्ड एज एप्लीकेबल एफआर। तो हम यही देखते हैं ना कि आपने जो सब्जेक्ट मैटर बनाया है वो एज पर क्राइटेरिया है या नहीं है, मतलब एज पर एप्लीकेबल एफआर। क्राइटेरिया रिप्रेजेंट करता है एक बेंचमार्क, क्राइटेरिया रिप्रेजेंट करता है एक कि भाई सब्जेक्ट मैटर कैसे होना चाहिए था, क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए था। क्राइटेरिया मतलब इंडिया में डिफाइन किया है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए थे एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, मतलब दे शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस विद एएस और इंड एएस प्लस शेड्यूल 3। तो भाई आप एक प्रैक्टिशनर हैं जो सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करेगा। क्या एग्जामिन करेगा, क्या सब्जेक्ट मैटर एज पर क्राइटेरिया बनाए हैं क्या? अगर हाँ तो वो अपना रिपोर्ट बना के दे देगा। किसको रिपोर्ट बना के दे देगा? रेस्पॉन्सिबल पार्टी को नहीं देगा, इसके अलावा जो बचे हुए यूजर्स है उनको देगा। दे विल बी कॉल्ड एज इंटेंडेड यूजर्स, दे विल बी कॉल्ड एज इंटेंडेड यूजर्स। अब आप डेफिनेशन पढ़िए, थोड़ा समझ में आता है क्या? एक तरीके से ऑडिट का डेफिनेशन ही लिखा है बट थोड़े टेक्निकल टर्म्स के साथ लिख दिया है। मैं अभी रिव्यू का एग्जांपल दूंगा, उसके पहले मैं चाहता हूं एक बार आप इसको रीड करें शांति से। थोड़ा समझ में आया क्या? पूरा डेफिनेशन मेरे साथ पढ़िएगा सर। सर ये एक ऐसा एंगेजमेंट है जहां कौन इन्वॉल्व है? प्रैक्टिशनर। उसको दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? ऑडिटर। वो क्या करेगा? एक कंक्लूजन एक्सप्रेस करेगा। कंक्लूजन यहां पे क्या कहलाएगा? ओपिनियन। किसके लिए सर? यूजर्स के लिए। तो सर यूजर को फायदा क्या होगा? उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इट विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। सर इंटेंडेड यूजर में वो पार्टी नहीं होना चाहिए जो पार्टी किसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सब्जेक्ट मैटर को बनाने के लिए, क्योंकि उनके लिए तो मैं काम ही नहीं कर रहा ना, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा यार। द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लिए काम थोड़ी कर रहा हूं मैं। तो कहना इसे थोड़ा सा वो मेरे को अपॉइंट करते हो बायस्ड हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को पावर नहीं मिलना चाहिए ऑडिटर को अपॉइंट करने का। मैनेजमेंट रिकमेंडेशन दे सकता है, जैसे याद है ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है, वैसे मैनेजमेंट किसका हिस्सा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। वो रिकमेंड किसको करेंगे? मेंबर्स को। अल्टीमेटली ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा? मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज मेंबर्स आर आवर मोर इंपॉर्टेंट इंटेंडेड यूजर्स। क्या थोड़ा डेफिनेशन समझ में आया है क्या? अच्छा आगे बढ़ो। देखो हमको करना क्या होगा सर, हमें ये कंक्लूजन किसके लिए देना है? इंटेंडेड यूजर्स के लिए। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे सर? हम यहाँ पे इवैल्यूएट करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं सब्जेक्ट मैटर को। किसको इवैल्यूएट करने वाले हैं? Subject matter is basically a matter or a fact or a data that is into consideration, that is data into consideration, जिसे हम कंसीडर करके चेक करने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे थियोरेटिकली कहलाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सब्जेक्ट मैटर को मैं जब चेक करूंगा तो किसके अगेंस्ट चेक करूंगा? एक बात सोचो, ऐसा तो नहीं है ना रैंडमली बोला अब अपने सब ऑडिट करो, नहीं भाई। ऑडिट करते वक्त क्या ख्याल रखना है कि एप्लीकेबल एफआरएफ फॉलो होना चाहिए। तो अब सबको पता होगा ना व्हाट इज एप्लीकेबल एफआरएफ, तभी जाके आप ऑडिट कर पाएंगे। रैंडम ऑडिट नहीं होता है, ऑडिट के लिए भी कुछ थोड़े बहुत गाइडेंस एंड रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, हमें उन्हें फॉलो करते हुए ऑडिट करना होता है। तो हमें सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करना है अगेंस्ट, कैन यू सी अ वर्ड? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज द लॉजिक जिसके बेसिस के ऊपर सब्जेक्ट मैटर बनना चाहिए। क्या आपको थोड़ा डेफिनेशन अभी समझ में आया है क्या? आइए इन योर बुक्स कम टू पेज नंबर, इन योर बुक्स कम टू पेज नंबर 1.7। कैन यू सी a heading? Elements of an assurance engagement. Can you see a heading?
elements of an assurance engagement. I want everyone to sincerely spend 2 minutes and try to read this once on your own. एक बार देखिए जरा, इतना डेफिनेशन समझाने के बाद में थोड़ा बहुत समझ में आता है क्या? चलिए थोड़ा हेल्प मैं करता हूं फर्स्ट पॉइंट के अंदर, बाकी 2, 3, 4, 5 तो मेरे हिसाब से बहुत ही इजी रहेगा. एक मिनट के लिए सिर्फ हेडिंग्स देखिए. पहले पढ़ने को क्या बोलता है? There are certain elements of an assurance engagement. We are on page number 1.7. Are you there? Are you there? देखो नंबर 1 क्या बोलता है सबसे पहले? देयर इज अ 3 पार्टी रिलेशनशिप. 3 पार्टी मतलब 3 लोग इन्वॉल्व रहेंगे. कौन कौन सर? एक है प्रैक्टिशनर, एक है रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड एक है इंटेंडेड. अब जरा दिमाग में लगाओ. प्रैक्टिशनर मतलब ऑडिटर हो गया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब द वन हु इज गोइंग टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट हो गया, इंटेंडेड यूजर मतलब शेयर होल्डर. क्या है एकदम क्लियर दिमाग के अंदर? नीचे देखो, पढ़ के देखो, यही गाइडेंस दिया है क्या? अ प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द अश्योरेंस. द टर्म प्रैक्टिशनर इज, मार्क द वर्ड, broader than auditor. Auditor is one example. Remember, reviewer भी practitioner है. Reviewer भी क्या है? Practitioner है. Assurance engagement याद है, prospective वाले चेक करने वाला इंसान भी क्या कहलाता है? Practitioner कहलाता है. तो सिर्फ auditor practitioner नहीं होता है. Practitioner is a better term. Auditor is one example of practitioner. मतलब auditor भी practitioner होता है, reviewer भी practitioner होता है. बात समझ में आया क्या? देखिए, ऑडिट इज रिलेटेड टू, कुछ बोल रहा है, हिस्टोरिकल फाइनेंस. ऐसा हमको पता है क्या सर? वेयर प्रैक्टिशनर में प्रोवाइड अश्योरेंस नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल. क्योंकि हो सकता है ना प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए भी बोल सकते हैं ना प्रैक्टिशनर को. तो सी ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करेगा, बट प्रैक्टिशनर तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकता. कल पढ़ाया था बच्चों को, ये याद है? SAEs, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस. वापस पढ़ना. देखो ऑडिट किससे रिलेटेड है? हिस्टोरिकल फाइनेंस. बट प्रैक्टिशनर तो ऑडिट तो कर ही सकता है, उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन को भी चेक कर सकता है क्या? हाँ. तो यहां पे सिर्फ हिस्टोरिकल लिखा. कैन इट बी नॉट नेसेसरीली हिस्टोरिकल? यस. कैन इट बी अदर देन हिस्टोरिकल ऑल्सो? हाँ. एग्जाम्पल है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इट कैन बी कंट्रोल्स ऑल्सो. याद है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ तो एग्जाम्पल लिया था, ITC सर्विस, उनके कंट्रोल्स थे स्पेसिफिकली. SAE 3402. ठीक है, आपके सिलेबस मैंने आपको बस बताया था 1 मिनट के लिए. क्या आपको थोड़ा सा प्रैक्टिशनर वाला पॉइंट समझ में आया? पक्का? अगले दोनों पॉइंट पढ़ने से पहले पढ़िए व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर. क्या पढ़िए? अगला पॉइंट सब्जेक्ट मैटर. देखो सब्जेक्ट मैटर क्या है? इट इज द इंफॉर्मेशन जिसे आप क्या करने वाले हैं? एग्जाम में. तो सब्जेक्ट मैटर सिंपल है बच्चों. इट इज द इंफॉर्मेशन, डेटा और फैक्ट दैट इज इनटू कंसिडरेशन. जो मैं एग्जामिन करूंगा ना, वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? सब्जेक्ट मैटर कहलाता है. एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. कहना इसे हमने यही सब कुछ जो लिखा हुआ है वो एक सेंटेंस में लिख लिया है. ओके. नीचे देखिए वर्ड सुटेबल क्राइटेरिया. क्राइटेरिया इज अ बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट में हम, बेंचमार्क क्या होता है बच्चों? बेंचमार्क एक ना स्टैंडर्ड है. क्या है? एक स्टैंडर्ड है, रूल है, गाइडलाइन है जो डिजाइंड होता है. हमें उसके अगेंस्ट में कंपैरिजन करना होता है. फॉर एग्जांपल आपने बैलेंस शीट बनाया. सर बैलेंस शीट कब अच्छा होगा? इफ इट इज एज पर एप्लीकेबल FRF. आपने P&L बनाया, ये कब अच्छा होगा? इफ इट इज एज पर एप्लीकेबल FRF. FRF क्या है? यहाँ पे क्राइटेरिया है. यहाँ पे FRF क्या है? क्राइटेरिया इज नथिंग बट अ बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं. जिसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन. एक बीकॉम लेवल एग्जांपल, मतलब बेंचमार्क वर्ड का मतलब समझने के लिए, अगर नहीं समझ में आए तो दिक्कत आएगा. बेंचमार्क इज यूज फॉर कंपैरिजन. बेंचमार्क इज यूज फॉर, let's say one company is comparing with a industry leader. मतलब for example एक इंडस्ट्री में 10-12 प्लेयर होंगे. You are not the leader. Let's say you are a company X. You are comparing your position with the benchmark. Generally benchmark is the leader of the industry. Benchmark is the leader of the industry. उसके रेवेन्यू के अगेंस्ट में अपना रेवेन्यू कंपेयर कर सकते हो, उसके प्रॉफिटेबिलिटी के अगेंस्ट में अपना प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज कंपेयर कर सकते हो. बेंचमार्क इज अ स्टैंडर्ड नंबर दैट इज डिजाइन्ड फॉर अ पर्पस ऑफ कंपैरिजन. दैट इज डिजाइन्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. यहां पे कंपैरिजन के लिए आपको बेंचमार्क बनाने का जरूरत नहीं है. बेंचमार्क ऑलरेडी बनाया गया है. यू डोंट हैव टू डिजाइन AS इंडेक्स. AS इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. हमें देखना है उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जो भी बेंचमार्क है उसे कंप्लाई किया या नहीं किया. सो क्राइटेरिया यहां पे रिप्रेजेंट करेगा बेंचमार्क. एग्जांपल देखिए सर, इट कैन बी योर स्टैंडर्ड्स. कौन से स्टैंडर्ड्स? योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडेक्स हो सकते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस. कैन इट आल्सो इंक्लूड सर्टेन गाइडेंसेस? यस. कंपनीज एक्ट में कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, ICAI कुछ गाइडेंसेस देता है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग. ये ना कोई बॉडी आपको AS बना के दे रहा है, लॉ बना के दे रहा है, गाइडेंस बना के दे रहा है. आपने क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए. आपने मतलब किसने? रेस्पॉन्सिबल पार्टी ने. किसने फॉलो करना चाहिए?
बिकॉज हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर सब्जेक्ट मैटर? रेस्पॉन्सिबल पार्टी। तो फॉलो कौन करेगा? रेस्पॉन्सिबल पार्टी। चेक कौन करेगा? ऑडिटर। चेक कौन करेगा? ऑडिटर। इन यहां बेटर शब्दों में क्या कहलाएगा? प्रैक्टिशनर। क्या कहलाएगा? थोड़ा दिमाग को बात समझ में आ रहा है क्या? पक्का? नाउ रीड द मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबल पार्टी। देखो, रेस्पॉन्सिबल पार्टी इज अ पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अगर अपने दिमाग में क्लियरली कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर लो, प्रैक्टिशनर मतलब ऑडिटर होता है, और भी हो सकता है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बट ऑडिटर भी क्या है? प्रैक्टिशनर है। सब्जेक्ट मैटर मतलब कुछ तो इंफॉर्मेशन जो चेक करने का है, एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर क्राइटेरिया मतलब बेसिकली बेंचमार्क, इट्स अ स्टैंडर्ड जिसके अगेंस्ट में हम कंपेयर करेंगे सब्जेक्ट मैटर को, मतलब यहां पे क्या कहलाएगा? एप्लीकेबल एफआरएफ कहलाएगा। सर किसको मुझे ये रिपोर्ट बना के देना है? इंटेंडेड यूजर्स को। किसको रिपोर्ट बना के देना है? अगर ऐसे आपको हर एक एक वर्ड समझ में आ गया तो आपको ये एलिमेंट्स भी समझ जाएंगे एंड ऑब्वियसली आपको वो डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा बात समझ में आ रहा है क्या आपको? पक्का? लास्ट दोनों तो बहुत ही इजी है। देखो क्या बोलता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। बस ऑडिट क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि रिव्यू में भी एविडेंस चाहिए, ऑडिट में भी एविडेंस चाहिए, और याद है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसमें भी तो एविडेंस चाहिए यार। तो इसीलिए वर्ड क्या बोल रहा है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। वर्ड यहां पे ऑडिट भी हो सकता है, रिव्यू, डिपेंड करेगा ना तुम क्या चेक कर रहे हो। कल ही बताया था अश्योरेंस एंगेजमेंट्स हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से? ऑडिट, रिव्यू एंड प्रोस्पेक्टिव वाला भी सब कुछ में आ जाएगा। कहना इसे सारे एंगेजमेंट्स क्या कहलाते हैं? अश्योरेंस। तो इनमें से हर एंगेजमेंट के लिए मुझे क्या लगने वाला है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लगने वाला है। पक्का? थोड़ा समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई भी काम करो अल्टीमेट रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा क्या? आखिर में रिपोर्ट तो देना पड़ेगा ना यार। कैन यू सी लास्ट वन? कैन यू सी वर्ड? अ रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट बोला है? ऑडिट रिपोर्ट नहीं बोला। इट कैन बी ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो, इट कैन बी रिव्यू रिपोर्ट ऑल्सो, और इट कैन बी अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो नीचे क्या लिखा है? अ रिटन रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड कंटेनिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब ओपिनियन, जो क्या कन्वे करेगा? आपका अश्योरेंस। किसके बारे में? अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। मतलब देखो, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को कितना टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि नहीं बना दिया। इस जस्ट दैट उन्होंने बस कुछ वर्ड्स को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। करने की जरूरत थी क्यों? सिर्फ ऑडिट ही एक एंगेजमेंट नहीं होता है, देयर आर एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट, सो वी कैन नॉट जस्ट यूज द टर्मिनोलॉजी एज पर ऑडिट। अब ऑब्वियसली आपके सिलेबस में सिर्फ ऐसे ही हैं, इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए इनका रेलेवेंस कम है, इसीलिए आपके सिलेबस में पूरा वर्ड कहां क्या क्या यूज किया जाएगा? ऑडिट ही यूज किया जाएगा। आपको समझ में आया क्या? पर ये पक्का? नोटबुक में जाइए, पहले एक बार शांति से, सिंसियर रिक्वेस्ट है, डेफिनेशन को वापस से पढ़िए। आपको डेफिनेशन समझ में आया क्या? डाउट है अभी के अभी पूछो, वरना आगे बढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन को पढ़ो, फिर आगे जाएंगे। नोटबुक में जो डेफिनेशन लिखा उसको पढ़ो। ठीक लग रहा है? अब लिखिए अगला हेडिंग। ए पॉइंट नंबर ए काफी है इसके अंदर, मैं सीधा नया हेडिंग ही लिखवाता हूं, बिकॉज एग्जाम में और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है। एलिमेंट्स के ऊपर देखना, आस्क यू 5 मार्क क्वेश्चन। ऑब्वियसली एलिमेंट्स लिखने से पहले डेफिनेशन जो आपने लिखा है ना, वो लिखना ही पड़ेगा। ओके, अब ये आपका चैप्टर नंबर 1 का अगला पॉइंट है। कितने पॉइंट हो गए मुझे नहीं पता है, वॉट एवर इट इज। नेक्स्ट पॉइंट मतलब मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट इज ओवर। अगला नाम लिखिए एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अगला लिखिए एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। इसमें वी विल मेक अ लिस्ट। राइट डाउन नंबर 1, a three-party relationship. Number 1, a three-party relationship. Three-party relationship डैश करके लिखिए नंबर ए। ऑब्वियसली 3 पार्टी तो ए बी सी 3 पॉइंट आएंगे। नंबर ए लिखिए प्रैक्टिशनर। नंबर ए लिखिए प्रैक्टिशनर। नंबर ए लिखिए प्रैक्टिशनर, डैश करके लिखिए प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन। Practitioner is a person who provides the assurance.
Practitioner is a person who provides the assurance. Full stop, continue. The term practitioner is broader than auditor. The term practitioner is broader than auditor since practitioner may involve assurance on prospective financial information engagements. Practitioner may involve assurance on prospective financial information based engagements. That is other than historical financial information. That is other than historical financial information. इससे स्लो तो मैं डिक्टेट नहीं कर पाऊंगा, मतलब अगर आप अभी भी मिस कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा. एग्जाम में पेपर खत्म नहीं होगा. ये तो बहुत स्लो है यार, मतलब ये तो स्लो है यार आज. मतलब कभी कभी आई गेट कैरिड अवे, आई नो, मेरे को भी अच्छा लगा तो मैं कैरिड अवे हो जाता है कभी कभी, बट आई एम कॉन्शियसली ट्राइंग टू बी वेरी स्लो, क्योंकि इधर तुमने कुछ मिस किया तो खिचड़ी बन जाएगा. प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन जो प्रोवाइड करेगा, अश्योरेंस प्रोवाइड करेगा. सर प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर टर्म देन ऑडिटर. मतलब मैं ऐसा लिख सकता था, ऑडिटर सिर्फ काम करता है उन एंगेजमेंट्स के लिए विच आर रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. प्रैक्टिशनर वो तो करता ही है, उसके अलावा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे एंगेजमेंट भी अंडरटेक कर सकता है. आपको मतलब समझ में आया ना? अरे मतलब समझ में आया ना? पॉइंट नंबर बी प्रैक्टिशनर हो गया. नंबर बी रेस्पॉन्सिबल पार्टी. पॉइंट नंबर बी रेस्पॉन्सिबल पार्टी. डैश करके लिखिए. इट इज अ पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर preparation of subject matter. It is a party responsible for preparation of subject matter. That's it. Point number C. Intended users. Dash करके लिखिए. Persons for whom. Intended users. Dash करके लिखिए. Persons for whom assurance reports are prepared for. Persons for whom assurance reports are prepared for. अभी मैं इतना धीरे बोलेगा तो ये वो लोग हैं जिनके लिए अश्योरेंस रिपोर्ट बनाया जाता है. ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट को लग रहा होगा स्पीड बढ़ाने का, लाइव में ऑप्शन नहीं है. लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी हाँ, मैं कहां पे भागना शुरू कर देगा मेरे को भी नहीं पता अभी के लिए. डू यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ नंबर ए? सही में लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन दे दिया, पहले नहीं था यार. 1.25 का दिया है क्या? 2x भी दिया है. ये तो डेंजरस है यार. लाइव स्ट्रीम ये टू मच, मना करना पड़ेगा उसको यार. ये लाइव स्ट्रीम का नहीं होना चाहिए. चलिए, डजंट मैटर. सर आपके तीन पार्टीज है, कौन कौन से? प्रैक्टिशनर, दूसरा है रेस्पॉन्सिबल पार्टी एंड तीसरा इंटेंडेड यूजर. इस एलिमेंट नंबर 1 क्लियर टू यू? राइट डाउन एलिमेंट नंबर 2. सब्जेक्ट मैटर. एलिमेंट नंबर 2. पहला एलिमेंट था आपकी तीन इंपॉर्टेंट पार्टीज, ये नंबर 2 है सब्जेक्ट मैटर. डैश करके लिखिए. इट रेफर्स टू the information to be examined by the practitioner. It refers to the information to be examined by the practitioner.
फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, for example, financial information included in the financial statements. Financial information included in the financial statements. एक मिनट जरा यहां तक रुको शांति से, वापस से एक बार जो दोनों एलिमेंट लिखे पढ़ो जरा, एक बार दिमाग में फ्रीज होता है क्या, समझता है क्या तुमको? Done? Write down element number 3, suitable criteria. Element number 3, suitable criteria. Suitable criteria डैश करके लिखिए. It refers to the benchmarks. It refers to the benchmarks used. It refers to the benchmarks used to evaluate. Benchmarks used to evaluate the subject matter. To evaluate the subject matter. For example, laws and regulations. For example, laws and regulations, comma, standards, etc. मतलब यहां पे स्टैंडर्ड्स का मतलब है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने को स्टैंडर्ड होगा. इट इज नॉट योर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, इट इज योर स्टैंडर्ड टू प्रिपेयर सब्जेक्ट मैटर. मतलब दिस विल बी योर एएस, दिस विल बी योर इंड एएस. अभी फॉर एग्जांपल सुनिए, रिव्यू हो गया. अगर किसका हो गया? रिव्यू. अभी ऑडिट छोड़ो, रिव्यू हुआ. रिव्यू में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? अरे ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल. तो रिव्यू में सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही है. यहां पे सब्जेक्ट मैटर अलग नहीं, क्योंकि दोनों के केस में डिफरेंस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नहीं था. द डिफरेंस वाज इन द अश्योरेंस लेवल. ऑडिट में कौन सा अश्योरेंस था? और इन केस ऑफ रिव्यू डिफरेंस मालूम है. नाउ थिंक अबाउट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इस बार आपका सब्जेक्ट मैटर जो है वो हिस्टोरिकल नहीं है, वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही, बट इट इज अबाउट दोज इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस दैट हैव नॉट येट ऑकर्ड. इधर आपका सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स ही होगा, लॉज एंड रेगुलेशन ही होगा, प्लस अजम्पशंस आ जाएंगे. क्या आ जाएंगे आपके? याद है क्या? अजम्पशंस नहीं, आपको कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे अकाउंटिंग करना पड़ेगा. फ्यूचर में ऐसा रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है, वो अजम्पशन भी आपको डिफाइन करने पड़ेंगे. इसीलिए अगर अजम्पशन ही गलत है तो सब्जेक्ट मैटर भी गलत होगा. तो पहले आपको क्राइटेरिया समझना पड़ेगा, फिर क्या चेक करना पड़ेगा? सब्जेक्ट मैटर चेक करना पड़ेगा. आपको जेन्युइनली एक बात बोलूं, आप क्वालिफाई हो सकते हैं. उसके बाद में अगर कुछ ऐसे कंपनीज का ऑडिट करने जाएंगे, लेट्स से एनबीएफसीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, आपको फाइनल सिलेबस तक एक्चुअली में ढंग से नहीं पढ़ाते हैं बैंकिंग कंपनी का ऑडिट कैसे करना चाहिए. आपके सिलेबस में चैप्टर है, इंटर में भी है, फाइनल के अंदर भी है, बट बैंकिंग कंपनी में इतने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, ऐसे यूनिक टर्मिनोलॉजीज होती है जो हम डे टू डे बेसिस में यूज नहीं करते हैं. सो इफ यू आर अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर फॉर अ बिग प्राइवेट बैंक, पहले आपके पास क्वालिफिकेशन है, दैट इज नाइस, बट आपको उस बैंक के लिए एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन पहले बैठ के समझना पड़ेगा. आपको आरबीआई के सारे गाइडलाइंस डाउनलोड करने पड़ेंगे, उन्हें गो थ्रू करना पड़ेगा. समझने के बाद में, मतलब जब तक क्राइटेरिया नहीं समझेगा मैं सब्जेक्ट मैटर को चेक नहीं कर सकता हूं. आई रिपीट, जब तक क्राइटेरिया नहीं समझेगा तब तक मैं क्या चेक नहीं कर सकता हूं? आपको देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर से बनाया है क्या. बनाने के लिए कैसे बनाना चाहिए वो तो आना चाहिए आपको, तो उसके लिए क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए. फॉर एग्जांपल, बैंकिंग कंपनी में बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग होता है. बैंकिंग कंपनी में कुछ टर्म्स होते हैं, लाइक आपने सुना है वर्ड एसएलआर, सीआरआर.
उनका मतलब क्या होता है, एसएलआर सीआरआर के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, ये भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को चेक करना पड़ता है। वो एक नॉर्मल कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, बट इन केस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी एप्लीकेबल है। बैंकिंग कंपनी में आपके आरबीआई के एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है। एग्जांपल, आपके कौन से लोन्स जो है जो आपने दिए होंगे वो एनपीए हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, एनपीए। व्हाट इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उनके अराउंड प्रोविजनिंग आपने बराबर किया है कि नहीं किया। नाउ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिस इज अ स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट इज क्रिएटेड फॉर विच कंपनी, बैंकिंग कंपनी। मतलब आपके मॉड्यूल्स में फाइनल में जब आप पढ़ेंगे ना, ये बोला हुआ है कि भाई आरबीआई के वेबसाइट पे जाओ, जो जो रेलेवेंट गाइडलाइंस है वो डाउनलोड करो, जो जो एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन है डाउनलोड करो, उसे पढ़ो, पहले क्राइटेरिया को समझो। रादर आपका आरबीआई जो है वो यही इवैल्यूएट करता है कि जो ऑडिट फर्म्स वगैरह को अपॉइंट आप कर रहे हो ना, वो एक्चुअली में एक्सपीरियंस ऑडिट फर्म्स वगैरह है कि नहीं है। अदरवाइज बैंकिंग बिजनेसेस में रिस्क इन्वॉल्व इज वेरी वेरी हाई। सो सिर्फ क्वालिफिकेशन इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट, दैट इज व्हाट यू विल रियलाइज टुडे वंस आई मूव टू चैप्टर नंबर 11। वहां पर भी समझेगा कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, एट द सेम टाइम उसके बियॉन्ड आपके पास में अपडेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कर दीजिए। डू यू अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर 1 2 एंड 3? तीन एलिमेंट हो गए अपने। राइट डाउन एलिमेंट नंबर 4, sufficient and appropriate evidences. Sufficient and appropriate evidences मैश करके लिखिए। Practitioner performs assurance engagements. Practitioner performs assurance engagements to obtain sufficient and appropriate evidences. Audit word मत लिखना। To obtain sufficient and appropriate evidences. Sufficient and appropriate evidences which becomes sufficient and appropriate evidences which becomes the basis, which becomes the basis for his conclusion, which becomes the basis for his conclusion. अब एज ऑडिट एग्जांपल ले लो। ऑडिट में हम क्या करते हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं। उसके बेसिस पे क्या ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। और कंक्लूजन के बेसिस पे क्या एक्सप्रेस करते हैं, ओपिनियन। तो अश्योरेंस में भी सेम बोला है, चाहे आप कोई सा भी अश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करो, आपको प्रोसीजर लगाते हुए क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे ही आप क्या ड्रॉ कर पाएंगे, कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे। चाहे वो ऑडिटर जैसे काम कर रहे होंगे, रिव्यूअर जैसे काम कर रहे होंगे, या एज अ प्रैक्टिशनर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस दे रहे होंगे, एविडेंसेस तो ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे। इज दिस एलिमेंट नंबर 4 क्लियर टू यू? राइट डाउन एलिमेंट नंबर 5। एलिमेंट नंबर 5, रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट। रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट खुद से पढ़ोगे क्या एक बार जरा? डेंजरस लैंग्वेज है, लेट्स सी, समझना चाहिए आपको। दिस इज इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट योर ऑडिट रिपोर्ट। रीड दिस पार्ट। थोड़ा समझ में आया क्या? नहीं नहीं आया क्या? सर इस रिपोर्ट में क्या मिलेगा, कंक्लूजन। जो क्या देगा, अश्योरेंस। किसके बारे में, सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। कहना इसे ये आउटकम है आपके एंगेजमेंट का, यस और नो? डैश करके लिखो फिर खुद से लिखो, मैं नहीं हेल्प करेगा, थोड़ा तो आदत डालो यार, कभी तो खुद से लिखना पड़ेगा भाई। पीछे टाइम पास नहीं, लिखना शुरू करो।
Are you done, guys? When you're done, mark these elements as very important from exam point of view. They are included in your new syllabus for the first time. They were not part of old syllabus earlier. So they are very critical MCQ point of view से, 4 mark point of view से. Do mark these elements as important. ज़्यादा इस चैप्टर का मेरे हिसाब से one of the most important area है from exam point of view. Done? Great. Let's go next. अब कुछ 2-3 मिसलिनियस चीजें बची हैं इस चैप्टर में, फटाफट से क्लोज करते हैं. एक एंगेजमेंट का डेफिनेशन लिखा होगा, कम टू पेज नंबर 1.5. बहुत बेसिक सी चीजें क्लोज करते हैं, फिर लास्ट में एक स्कोप आपको पढ़ाना है, मेन चीज. पेज नंबर 1.5 पे आइए. कैन यू सी व्हाट इज एन एंगेजमेंट? Sir, in the context of audit, it's like a formal agreement between sir, auditor and the client. जहां पर हम भाई अग्री कर रहे हैं कि हम ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करेंगे. ऑब्वियसली ऑडिट खत्म होने के बाद आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करके देंगे. सो यू नो दिस एंगेजमेंट इज ऑलवेज क्लाइंट स्पेसिफिक. दिस एंगेजमेंट इज ऑलवेज क्लाइंट स्पेसिफिक. सो यू मे हैव मल्टीपल एंगेजमेंट्स फॉर एवरी पीरियड. लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास में अगर 25 क्लाइंट्स रहेंगे तो आपके लिए हर साल एक एंटिटी का ऑडिट करना एक सेपरेट एंगेजमेंट कहलाएगा. डोंट थिंक दैट इट्स लाइक अ कलेक्टिवली ऑल सारा का सारा सर्विसेज एक साथ में इज वन एंगेजमेंट. नो, इट्स लाइक वन ऑडिट एंगेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंगेजमेंट फॉर अ क्लाइंट. ऐसे हम अलग सर्विसेज जो देते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें भी सेपरेट एंगेजमेंट माना जाता है. दे आर नॉट क्लब्ड टुगेदर इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट. एवरी एंगेजमेंट इज केप्ट सेपरेटली. तो सिंपल सा डेफिनेशन दिया है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है. हमको मालूम है सर, ये फॉर्मल अग्रीमेंट किसके बारे में बात कर रहा है? याद है? एंगेजमेंट लेटर. देयर इज एन एंगेजमेंट लेटर. हु ड्राफ्ट्स द एंगेजमेंट लेटर? ऑडिटर बनाएगा, क्लाइंट बनाएगा? ऑडिटर ड्राफ्ट करके क्लाइंट को प्रोवाइड करता है. इफ दे बोथ अग्री विद द टर्म्स, दे बोथ विल साइन. यस और नो? देखो सर, ये नॉर्मली हमारे जो अग्रीड फॉर्मल अग्रीमेंट है ना, इट टेक्स द शेप ऑफ अ एंगेजमेंट लेटर. ब्रैकेट्स में लिख दीजिए रेफर SA 210. ऑलरेडी आपने पढ़ा है, मतलब ये वर्ड्स पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए. हाँ भाई, एंगेजमेंट लेटर का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है SA 210 के अंदर, जहां पर आपको कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, हर साल एंगेजमेंट लेटर देना कंपल्सरी होता है क्या? फिर सर, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट रिवाइज करने के लिए बोलता है एंगेजमेंट लेटर, तो आप क्या करेंगे? प्री कंडीशंस क्या होती है, सब आपको पढ़ाया है. ओके, नीचे पढ़िए. एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज लिखने का ट्राई करेगा, पढ़ के देखिए समझता है क्या. So the purpose is to enhance, अभी just पढ़ा था, the degree of confidence of intended user. Sir, why we use the word external auditor? क्यों बोला जाता है external auditor? Why not just the word audit? क्योंकि हम चाहते हैं एक completely independent, completely uninfluenced, unbiased person ने audit करना चाहिए, ताकि intended users का confidence क्या हो जाए? Enhance हो जाए, ताकि वो लोग क्या ले पाएंगे? सही decisions ले पाएंगे. याद करो, day 1 first day पढ़ाया था यार, that sir, management is responsible to prepare a financial statement. There are multiple यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या लेना है? डिसीजन लेना है. बट दे कैनॉट रिलाई डायरेक्टली ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ दे आर नॉट ऑडिटेड. दैट इज व्हाई वी वांट एन एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पर्सन टू परफॉर्म दिस एग्जामिनेशन, प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड गिव दिस रिपोर्ट टू द यूजर्स, सो दैट यूजर्स कैन मेक द डिसीजन. तो सर, अल्टीमेटली ये एंगेजमेंट्स हमारे लिए क्या कहलाते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस. कहने से ऑडिट एंगेजमेंट का एग्जांपल दे रही है. देखो एग्जांपल, इन इंडिया कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन एक्सटर्नल. मतलब इतना पढ़ाने के बाद में ये सब आपको टाइम पास लगना चाहिए. ओके, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आगे बढ़ें क्या? चलिए, एक अगला टॉपिक जो मुझे लगता है ऐसे कभी ना कभी परेशान करने के लिए पूछ ही लेगा. 1.4, कैन यू सी हेडिंग स्कोप ऑफ ऑडिट? नोटबुक में जाइए, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ ऑडिट. अब अगर आप मुझे जेन्युइनली पूछेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट कैसे डिफाइन करना चाहिए, उन्होंने जो डिफाइन किया वो छोड़ दो. अगर समझने का बात करेंगे आप मेरे से, तो भाई ऑडिट के स्कोप में क्या क्या आना चाहिए? तो आइडियली नंबर 1, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ढंग से एग्जामिन करना चाहिए. एंड कैन आई से, प्लीज डोंट टॉक, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना चाहिए. मतलब अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? साल भर में जो ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, साल भर में जो इवेंट्स हुए होंगे, उन सबको रिकॉर्ड कर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने होंगे. तो कैन आई से, हमने कंपनी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई नई कंपनी को अक्वायर किया होगा, कंपनी ने कोई बिजनेस को बंद कर दिया होगा, सुना है क्या वर्ड? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस. कोई ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू कर दिए होंगे, मतलब लेट्स से एक प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया होगा, कंपनी ने करंट ईयर के अंदर ट्रेडिंग बिजनेस से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में शिफ्ट किया होगा. हर एक बदलाव जो कंपनी के बिजनेस में आया है पूरे साल भर के दौरान, वो सब कुछ हमने
कंसिडर करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट बैलेंस शीट पीएनएल। बैलेंस शीट पीएनएल तो रिपोर्ट कार्ड है, बैलेंस शीट पीएनएल तो क्या है, रिपोर्ट कार्ड है। साल भर में जो हुआ होगा अगर वो सब कुछ एग्जामिन करेंगे तो वो रिपोर्ट कार्ड सही है कि नहीं वो पता चलेगा। मतलब बैलेंस शीट पीएनएल इज द आउटकम। आउटकम चेक करने से पहले व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सब समझने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस आएगा वेदर बैलेंस शीट एंड पीएनएल इज रिलायबल और नॉट। तो कहना इसे ऑडिट के स्कोप में बिजनेस का वो हर एस्पेक्ट आना चाहिए जो हमें लगता है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट कर सकता है। एनीथिंग दैट कैन इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑडिटेड। सो व्हाट इज योर स्कोप? इट कैन इंक्लूड एनीथिंग ड्यूरिंग द ईयर दैट हैज हैपेंड इन द कंपनी। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर कैन आल्सो बी अ इंपॉर्टेंट मैटर। फॉर एग्जांपल कंपनी में डायरेक्टर ने फ्रॉड किया होगा, इस वजह से डायरेक्टर को रिमूव किया होगा। अब वो फ्रॉड की वजह से मैनिपुलेशन हुआ है क्या, एम्प्लॉय कैटेगरी फ्रॉड हुआ है क्या, खर्चे बढ़ा करके दिखाए क्या, कहना इसे हर एक मैटर आपके लिए एज ऑडिटर क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो नोटबुक पे जाइए, अंडर स्कोप आपका नया हेडिंग है ये, स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्कोप ऑफ स्टैट्यूटरी, अरे वही सेम है, स्कोप ऑफ ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट। अंडर दिस राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, the scope of statutory audit should include, the scope of statutory audit should include all aspects of the entity, should include all aspects of the entity which are relevant, all aspects of the entity which are relevant to the financial statements, relevant to the financial statements which are being audited, relevant to the financial statements which are being audited। मतलब जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम ऑडिट कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक इवेंट, हर एक सर्कमस्टेंसेस, हर एक चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट जो जो हुआ होगा जिसका इंपैक्ट किस पे आ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ सकता है, वो सब चीज मेरे ऑडिट के स्कोप में आनी चाहिए। मतलब व्हाट ऑल शुड बी कवर्ड इन ऑडिट, दे से एवरीथिंग। पॉइंट नंबर ए। अब इसके बाद तो उन्होंने बी और सी लिखना ही नहीं चाहिए कायदे से। अब अगर ए में उन्होंने बोल दिया ऑल एस्पेक्ट तो बचा के फिर अलग से लिखने के लिए, पर नहीं, वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है ना, 4 मार्क का आंसर तो लिखना पड़ेगा आपको। तो नंबर बी और सी वो अपने हिसाब से क्रिएट करेगा। अब सुनिए जरा शांति से, याद कीजिए, हु प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मैनेजर बनाता है क्या? पक्का? मैनेजमेंट जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है थोड़ा जजमेंट वगैरह यूज करता है क्या? मैनेजमेंट जजमेंट को यूज करता है किधर? प्रोविजन, उसके अलावा कहीं और जजमेंट यूज करता है? प्रोविजन के अलावा कहीं और जजमेंट यूज होता है क्या लिटिगेशंस के अंदर? अच्छा, और कहां पे? डोंट यू थिंक अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी सेलेक्ट करनी है उसमें भी जजमेंट आता है? अरे इट स्टार्ट्स विद द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इट स्टार्ट्स विद शुड वी चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट। मतलब फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी वैल्यूएशन के क्या मेथड फॉलो करें? अरे सुना है कैसा कुछ तो नाम? पक्का? फीफो लीफो वेटेड एवरेज को सुने क्या अपनी जिंदगी में से? पक्का? फिर इंपेयरमेंट लॉस है कि नहीं है? मतलब कहना ही से अकाउंटिंग पॉलिसीज बहुत सारी है, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट को अपने जजमेंट के बेस पे डिसीजन लेना होता है कि हमें कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमारे बिजनेस में अप्लाई करना चाहिए। एंड सुनिए, सेलेक्ट करने के बाद में आइडियली याद है कि मैनेजमेंट ने इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। मैनेजमेंट ने इन्हें क्या फॉलो करना चाहिए? मतलब देयर शुड नॉट बी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एवरी ईयर। देयर कैन बी अ चेंज बट देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हमने डिस्कस किया है। राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, proper disclosure of financial information, proper disclosure of financial information। अब ऑब्वियसली डिस्क्लोजर के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में डैश करके लिखिए, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में डैश करके लिखिए। यहाँ पे 2 बुलेट पॉइंट्स आएंगे, वी विल राइट 2 बुलेट पॉइंट्स। प्रॉपर डिस्क्लोजर विल साउंड लाइक एक पॉइंट के अंदर ऐसा हेडिंग दिया है आईसीए ने। ओके, अंडर दिस राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज responsible for, management of the company is responsible for preparation and presentation of financial statements, responsible for
preparation and presentation of financial statements, comma, which may require preparation and presentation of financial statements, comma, which may require use of judgment by management, which may require use of judgment by management, such as judgment about selection of accounting policies, full stop. इसी में कंटिन्यू करना फर्स्ट बुलेट पॉइंट में. Auditor should evaluate whether the selection of accounting policy the auditor should evaluate whether the selection of accounting policy is appropriate. And whether they are consistently followed. एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है, सब कुछ वही. वो कौन सा चीज किधर लिखना है वो बता रहे हैं. ये अब सेंटेंस में कुछ सा टेक्निकल बचा नहीं जो तुमको नहीं समझता है. मतलब सिंपल सी बात है. हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मैनेजमेंट. कहना इसे मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, सही अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना पड़ेगा ना यार, इसके लिए जजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. कहना इसे जजमेंट किसका आएगा? मैनेजमेंट का आएगा ना. मुझे यही इवैल्यूएट करना है, सही अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट किया है क्या एंड उसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया है क्या, इतना मेरे को चेक करने का. कहना इसे ये मेरे ऑडिट के स्कोप में आएगा. हाँ, बुलेट पॉइंट नंबर 1 वापस से रिवाइज करो, एक बार पढ़ो शांति से. बुलेट पॉइंट नंबर 1 जो लिखा है वो पढ़ो. बड़ा पैराग्राफ है, समझता है क्या? वरना सैम्पलिंग में इग्नोर कर दोगे उसको अगली बार. ठीक है, राइट डाउन बुलेट पॉइंट नंबर 2. Audit scope also includes evaluation of disclosures in the financial statements, made by management such as compliance of applicable AS, or Ind AS and Schedule 3. Compliance of applicable AS/Ind AS and Schedule 3 for disclosure of entire financial statements. मतलब मुझे सिर्फ अकाउंटिंग नहीं चेक करना है, अकाउंटिंग के बियॉन्ड जाकर के डिस्क्लोजर वाला पार्ट भी चेक करना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने प्रेजेंट करके डिस्क्लोज किया है ना, उसमें सारे वो डिस्क्लोजर आए हैं क्या जो एएस इंड एस में आने चाहिए. एक एग्जांपल याद करो, हमने आपको ऐसे 501 पढ़ाया था, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन. याद है, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्लोजर आना चाहिए हमारे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर. आईटीसी का एग्जांपल भी दिखाया था आपको मैंने यार. कहना ऐसे वो डिस्क्लोजर देना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की. ऑडिटर क्या करेगा? चेक करेगा. कहना ऐसे ऑडिट स्कोप का पार्ट है क्या? हाँ. डज ऑडिट स्कोप इंक्लूड्स डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना? हाँ. बस ये कहानी पूरी घुमा फिरा के लिख रहा है कि भाई मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, जजमेंट का इस्तेमाल करता है, वो जजमेंट को चेक करेंगे. ये जजमेंट का एक एग्जाम्पल है कि डिस्क्लोजर भी बराबर से होना चाहिए. किस चीज का डिस्क्लोजर? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. कैसे होना चाहिए? एज पर एएस और इंड एएस प्लस शेड्यूल 3. कहना इसे आपको ऑलरेडी सब पता है. ओके,
प्रॉपर डिस्क्लोजर वाला पॉइंट खत्म हो गया, 2 ही बुलेट पॉइंट थे। राइट डाउन अंडर स्कोप पॉइंट नंबर 3। स्कोप में आपने लिखा पॉइंट नंबर ए, वेर यू आर इंक्लूडिंग ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। नंबर 2 आपने लिखा प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब ये स्कोप का है पॉइंट नंबर 3, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी एंड sufficiency of financial information. Reliability and sufficiency of financial information. Honestly ऐसे क्वेश्चन पूछना इज अ टॉर्चर, बट can't do anything. पूछेंगे वो यार। 3 पॉइंट लिखे हैं, 3 मार्क के लिए बहुत मजा आएगा। चैप्टर 1 का वेटेज भी 4 मार्क का ही है, परफेक्ट फिट हो जाएगा 3-4 मार्क के। पता है क्या, एकदम सिंपल सी बात है, बट उसके लिए वो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखेगा और तेरे को भी लिखना पड़ेगा। सीधी सी बात, पता है क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहे हैं? मैनेजमेंट। मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आने सारे ट्रांजैक्शन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? एंड ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करने का बेसिस क्या होता है? देखो, परचेज हुआ होगा इसलिए परचेज रिकॉर्ड किया है, सेल हुआ होगा तभी रिकॉर्ड किया है। तो कहना ही से आपने जब परचेज रिकॉर्ड किया है तो परचेज इनवॉइसेस रहेंगे, पीओ रहेगा, जीआरएन रहेगा, उसमें जो डेटा रहेगा वही आप रिकॉर्ड करोगे ना यार। सेल हुआ होगा, सेल्स इनवॉइस रहेगा, उसके बेसिस पे आप क्या करोगे? डेटा रिकॉर्ड करोगे। तो ये बोल रहा है आपको याद है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए ना। वो क्यों चाहिए? हमें डर क्या है? कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे मैनेजमेंट रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, ओमिशन कर देगा, या रिकॉर्ड कम करेगा, या अमाउंट इन्वॉल्व गलत रिकॉर्ड करेगा। तो क्या उन्होंने जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है वो रिलायबल है, एंड जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है वो क्या है? सफिशिएंट। आप नोटिस करो, यही तो ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन करते बैठते हो। मतलब आपको ऑडिट एविडेंस इसलिए ऑब्टेन करना पड़ रहा है क्योंकि हमें डर है मैनेजमेंट कुछ चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेगा, मैनेजमेंट कुछ चीजों को गलत रिकॉर्ड कर देगा, कम अमाउंट रिकॉर्ड कर देगा। ऐसा तो नहीं है ना। ये आपको ऑडिट में क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमको पता है ये, पर वो बोलता नहीं, स्कोप में लिख के तेरे को पता है, डैश करके लिख बुलेट पॉइंट नंबर 1, डैश करके लिख बुलेट पॉइंट नंबर 1। ऑडिटर should be reasonably satisfied. Auditor should be reasonably satisfied. कुछ नहीं, reasonable assurance that information contained in accounting records, information contained in accounting records and information contained in accounting records and other source of data is reliable and sufficient basis for preparation of FS। गुस्सा मत करना, तो बोलू फॉलो करना। नोटबुक में जाओ, ऐसे 500 के, गो टू ऐसे 500। नोटबुक में जाओ, ऐसे 500 मिला क्या? पॉइंट नंबर 1 लिखा होगा आपने मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा होगा? टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑन द बेस ऑफ सोर्स, ऑन द बेस ऑफ नेचर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। पॉइंट नंबर 3 देखो क्या लिखा है? Audit evidence includes both information contained in accounting records and other। ऐसा कुछ तो मिलेगा अंडर SA 500। काइंडली रीड पॉइंट नंबर 3। पहले 500 ढूंढो आप आराम से, मिल जाएगा 1 साल में। मिला क्या? तो पढ़ो जरा, उधर एग्जाम्पल भी लिखा होगा तुमको मैंने, ऐसा मेरे को लग रहा है। 500 का पॉइंट नंबर 3 है ना ये? शांति से पढ़ो जरा, एक बार पढ़ो पॉइंट नंबर 3, पढ़ो जरा, सोचो जरा क्या लिखा है। सर मेरे को एविडेंसेस जब ऑब्टेन करना है, 2 चीज का ख्याल रखना है। कुछ एविडेंसेस मिलेंगे जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है, कहां पे? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। एग्जांपल, मैंने कंपनी को पूछा तुमने परचेज एंट्री किस बेसिस पे किया? उसने बोला परचेज इनवॉइस के बेसिस पे। कहना इसे परचेज इनवॉइस में जो है और जो एंट्री में मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मेरे को चेक करने का है। फिर देयर कैन बी अदर सोर्सेज ऑल्सो, देयर कैन बी अदर सोर्स। एग्जांपल मैंने आपको बताया, कंफर्मेशन लेटर भेज सकते हो थर्ड पार्टी को आप। अरे
दे सकते हो कंफर्मेशन लेटर थर्ड पार्टी को। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने मीटिंग के मिनट्स में डिसीजन ले सकते हैं, नया बैंक अकाउंट खोलने का है या स्क्रैप बेचने के लिए नया डीलर मिल गया, इस डीलर को नया स्क्रैप बेचेंगे अपन, कहना इसे। ये कोई डॉक्यूमेंटरी एविडेंस उस ट्रांजैक्शन रिलेटेड नहीं होगा, बट इन जनरल उस डिसीजन के अराउंड होगा, जो मेरे को कोई अदर सोर्स से भी मिल सकता है। मेरा पॉइंट क्या था, मुझे ये दोनों एविडेंस ऑब्टेन करने थे। क्यों ऑब्टेन करने थे? क्योंकि आपके ऑडिट का स्कोप है। क्या स्कोप है? कि भाई जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है ना, वो सफिशिएंट है क्या? जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है ना, कुछ मिस तो नहीं कर दिया उसके अंदर, सब कुछ रिलायबल तो है कि नहीं है? मतलब वॉट एवर दे हैव रिकॉर्डेड, इज दैट करेक्ट, वो चेक करना है। वॉट एवर दे हैव रिकॉर्डेड, उसमें कुछ ओमिशन तो नहीं हो गया है। इसीलिए आपको बोला था ये आपका स्कोप है, इसीलिए आप लोग इन्हें क्या ऑब्टेन करेंगे? एज अ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। मतलब ऑडिटर की जिम्मेदारी है, उसे ये चेक करना पड़ेगा जो जो अकाउंटिंग में अमाउंट आया है, जो डिस्क्लोजर्स में अमाउंट आए हैं, उन सब के लिए जो जो सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं, सब ऑब्टेन करना। आपको रीजनेबल अश्योरेंस के लिए क्या चाहिए होता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो किधर से मिलेगा? इनसे ही मिलेगा। किनसे? इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्सेज। यही सारा डेटा क्या कहलाता है? ऑडिट एविडेंस। अगर ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट हुआ तो मैं बोलूंगा ना सब कुछ रिकॉर्डेड है। अगर मैं बोलूंगा ना इसमें कुछ मिसिंग है, मतलब कुछ तो है ऐसा जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, विल आई कॉल दैट एज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट? तभी तो 705 पे जाऊंगा भाई मैं। समझ में आया क्या? वो स्कोप में है क्योंकि 500 का हिस्सा है, दोनों लॉजिकल है एक दूसरे से, इससे ज्यादा मैं कनेक्ट नहीं। छोड़ दो, वापस आ जाओ। अब ये पॉइंट को पढ़ लो एक बार, समझ जाए तो बढ़िया बात, समझना ही चाहिए। क्या पढ़ना है? सफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक बुलेट पॉइंट लिखा आपने, वो पढ़ो शांति से। ठीक है, चलिए वे डन विद दिस। एक लाइन को बस पढ़ लीजिए, लिखने का जरूरत भी नहीं है। ये लाइन पढ़ना चाहोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रिपेयर्ड ऑन, हमको पता है, ओके। चलिए, इन योर मॉड्यूल्स टू पेज नंबर 1.4, आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड टू राइट, सिर्फ पढ़ के खत्म कर देंगे। चलिए, स्कोप में क्या इंक्लूड नहीं होता है? इन्होंने बोला अगर मैंने बताया स्कोप में क्या तो क्या नहीं आता वो भी बताऊंगा मैं। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर ऑडिट स्कोप, वो भी बताएगा। क्या इंक्लूडेड नहीं है मेरे ऑडिट स्कोप में? सब कुछ तो है सर, सब कुछ है तेरे ऑडिट स्कोप में। डू यू हैव टू चेक एवरीथिंग और कैन यू अप्लाई सैम्पलिंग? अरे कैन आई अप्लाई सैम्पलिंग? ट्रू एंड करेक्ट व्यू देने का क्या तेरे को? ट्रू एंड फेयर चाहिए क्या? कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए कि परसुएसिव से काम चल जाएगा? तो कहना इसे तेरे को रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए ना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं चाहिए ना। और याद करो एक बात बोली थी कुछ तो, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में मैनेजमेंट कभी कभी जानबूझ के इतना बढ़िया तरीके से फ्रॉड कर सकता है कि ऑडिटर बेचारा नॉर्मल ऑडिट कितना भी बढ़िया कर ले, उसे फ्रॉड नहीं मिलेगा। मतलब ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर नहीं है क्या? नहीं है ना भाई, ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेशन अलग कॉन्सेप्ट होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, मैंने आपको बोला भी था ये, याद है क्या? कैश इन हैंड का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश काउंट करना होता है, मतलब जो काउंटिंग कर रहा है उसका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना है, या वो नोट ओरिजिनल है कि काउंटरफिट देखना है? वो ओरिजिनल वगैरह देखने की अपने में कैपेबिलिटी नहीं है। आपको पसंद है चाहे नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। वो डॉक्यूमेंट फेक है कि ओरिजिनल है? जेरोक्स का भी ये समझ सकता है, जेरोक्स है, स्कैन है, ओरिजिनल इतना समझ सकता है, बट वो डुप्लीकेट है या एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है, इतना आपको समझ नहीं सकता है। तो वो हमारे ऑडिट के स्कोप में नहीं आता है। वही बोल रहा है सर, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल बियॉन्ड योर कॉम्पिटेंस। मतलब अपने कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड जो चीजें आती है वो नहीं है। क्या क्या कॉम्पिटेंस में नहीं आता? देखो, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डिटरमाइन सुटेबली द लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग को देख के मत सोचना कितने साल चलेगा, ये आपका काम नहीं है। दे रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट्स विच मे बी परफॉर्म्ड बाय क्वालिफाइड इंजीनियर्स इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। तो आप ये डिसीजन ना लें। आगे बढ़ो सही। ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दी ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड है, ओरिजिनल है, फेक है, ये पता करना आपको समझ में नहीं आएगा। तो जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बिकॉज ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट। मतलब अगर सामने वाले ने फेक डॉक्यूमेंट ऑडिटर को चिपका दिया तो ऑडिटर कुछ कर सकता नहीं है। ओके, सत्य में यही हुआ था। नंबर 4, एन ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल। ये तो पढ़ाया था आपको मैंने। ये सब पता कहां से आ रहा है? इनहेरेंट लिमिटेशन को उठाया, इधर एक पैराग्राफ बना दिया। ओके, यू हैव 2 मिनट्स। एक बार चारों पॉइंट को पढ़ लीजिए। मेरा बस डर एक है, 4 पॉइंट है। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? बस दैट इज द ओनली फियर है मेरा। एक ही फियर होता है कि गलती से मैं जो छोड़ूं
और आईसीएआई फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पार्ट ए वो वही पूछे, ऐसा कर सकता है, उनका कोई भरोसा नहीं है, पर मेरे हिसाब से इतना आसान है कि आप ये आराम से लिख पाएंगे. Kindly read once all 4 points. They're very straightforward according to me. सही में लिखने का जरूरत है क्या? कर लोगे मैनेज यार, इतना तो कर लोगे ना यार, पक्का. देखो कॉन्फिडेंस है क्या तुमको? यार तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो अपने बारे में. कल जब तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा था तभी तुम्हारी शक्ल अलग थी. आज जब तुम्हें सब समझ में आ रहा है क्योंकि कुछ चैलेंजिंग है ही नहीं इसके अंदर, तभी तुम्हारी शक्ल खराब है. मतलब शक्ल नहीं है, आई मीन क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये देख देख के मेरे को मोटिवेशन चिल्लाने के लिए, बराबर है कि नहीं है? मैं अपने आप को रोज घर जाते हुए बोलता हूँ आज चिल्लाने का नहीं, चिल्लाने मतलब आई मीन कल चिल्लाने का नहीं, आज बहुत चिल्लाया, इट इज नॉट राइट. चिल्लाने का मतलब आई कीप टॉकिंग लाउडली, दैट इज नॉट गुड, बराबर है कि नहीं है? बट तू इतना ऐसा इतनी घटिया शक्ल बना देना, इतनी घटिया, मेरे को लगता है चिल्ला कर उसको जगाना चाहिए पहले शांति से एकदम. डू यू अंडरस्टैंड दिस? if it is if it is asked in the examination, this is the only contribution you have. मतलब it's been almost 45 days, this is your contribution to the classroom. I'm very happy. Let's continue. चलिए आगे बढ़े. Let's go next. नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर कितने, 15 पॉइंट हो गए, 16 पॉइंट हो गए तुम्हारे, 16 हो गया. राइट डाउन नंबर 17 या नंबर 18 जो भी है तुम्हारा यार. Why are auditing standards required? Why are engagement standards required? लिखो चलो डायरेक्टली. Why are engagement standards required? क्या बोलने का बाबा, ऐसा चैप्टर बना देना वो लोग. शुगर बनो, ये फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया तुमको मैंने. Why are engagement standards required? क्यों required है? मतलब जो उसने स्टैंडर्ड बनाया उसको बुरा लग रहा होगा, पता है क्या? इसके ऊपर भी 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे बच्चे से, मालूम है क्या? दिस इज पैथेटिक, बट मस्त 4-5 पॉइंट है. मैं बोल रहा हूं, ओल्ड सिलेबस से पूछा भी उसने एक बार. सुन लीजिए 2 मिनट के लिए. आंसर तो लॉजिकल है, बट आई मीन नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा. नहीं कोई एलियन नहीं, डोंट वरी अबाउट दिस. जादू वादू कोई नहीं है, टेंशन मत लो. चलो लेट्स गो नेक्स्ट. व्हाई आर स्टैंडर्ड्स और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड? हियर मी आउट केयरफुली. एक्चुअली एक सिंपल लॉजिक है उसके पीछे, बाकी तो ठीक है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का ट्राई करेंगे. वन सिंपल लॉजिक इज, अगर आप ये स्टैंडर्ड्स क्रिएट ना करें तो एज गुड एज आप एक पर्सन को पावर दे रहे हो टू डिसाइड ऑन हिज और हर जजमेंट कि अमाउंट्स चेक कैसे करने. मतलब हर कोई ऑडिट करने का तरीका बिल्कुल अपने हिसाब से बनाएगा. दैट विल हैपन ग्लोबली. So there will never be any kind of uniformity or consistency because हर कोई अपने ही हिसाब से प्रोसीजर्स बना करके ऑडिट करेंगे. प्लीज एक बात समझिए, दुनिया में लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि ऑडिट तो अपने हिसाब से, वो जजमेंट बोला ना, वो जजमेंट के बारे में सब लिख के देता है आपको. जजमेंट में क्या डिसीजन नहीं लेना है, कैसे डिसीजन लेना है. हाँ ऑब्वियसली फैक्ट ऑफ द केस वो नहीं प्रोवाइड कर सकता है, बट बाकी प्रोविजन के रिगार्डिंग भी क्या चेक करना होता है, ऐसे 540 में लिख के दिया है. रिलेटेड पार्टी के रिगार्डिंग क्या चेक करना है, 550 में लिख के दिया है. गोइंग कंसर्न देखो क्या बोलना, अपने सबसे डिसाइड कर लेना. पर उसने गाइडेंस दिया कि नहीं दिया, ये इवेंट्स कंडीशंस मिले तो क्या करना पड़ेगा, ये एडिशनल प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, ऐसे रिपोर्ट देना पड़ेगा, पूरा गाइडेंस आपको दे रहे हैं. मतलब स्टैंडर्ड्स एक्चुअली आप मुझे पूछेंगे, दे आर एक्टिंग एज अ पाथ फाइंडर फॉर द ऑडिटर. मतलब वो रास्ता बना करके दे रहे हैं एक ऑडिटर को. बट इंपॉर्टेंट क्या है, हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने हिसाब से ऑडिट करना शुरू ना कर दे. इसीलिए हम चाहते थोड़ी यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे. दैट इज व्हाई एट अ ग्लोबल लेवल सच स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स आर क्रिएटेड. कैन आई से द स्टैंडर्ड इज नथिंग बट अ बेंचमार्क, या द क्राइटेरिया. Standard is nothing but a criteria, but this time it is a criteria for the auditor. It is a criteria for the auditor, not for the responsible party. क्योंकि आपके काम का भी कोई ना कोई रिव्यू करेगा. जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू कर रहे हैं, someone will review whether you performed audit properly or not.
वो रिव्यू करते वक्त कैसे चेक करेगा? वो चेक करेगा तेरे लिए क्राइटेरिया क्या है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तूने ऑडिट रिव्यू करते वक्त एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया क्या, लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया क्या, गाइडेंस नोट्स आईसीआई के उनको फॉलो किया क्या, आईसीआई के स्टेटमेंट्स है इन कोलैबोरेशन विद कंपनीज एक्ट, वो स्टेटमेंट फॉलो किए क्या, जैसे कारोबार आता है वो कंपनीज एक्ट से आता है, ये सब आपने फॉलो किए कि नहीं किए? यही आके कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। मतलब हम चाहते हैं आप सब लोग अपने अलग अलग अश्योरेंस एंगेजमेंट या सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, एक ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से काम करें। उस यूनिफॉर्मिटी को सपोर्ट करने के लिए दुनिया में स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। एंड आई एक्सप्लेन्ड इट टू यू। देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, IFAC. India is a member of IFAC. ICAI represents India. The earlier power was only with ICAI. Now that power is little bit, whatever. And they've added an authority called as NFRA. But ideally, अभी भी representing authority India के लिए कौन है? ICAI ही है। समझा क्या? चलिए पॉइंट नंबर 1 सर, स्टैंडर्ड्स इंश्योर करेंगे कि आप लोग ऑडिट कैरी आउट कर पाओगे अगेंस्ट established benchmarks. Benchmark मतलब it's a standard which is at par with the global practice. मतलब इंडिया में एक लिस्टेड कंपनी का रिपोर्ट या यूरोप में एक लिस्टेड कंपनी का रिपोर्ट या यूएस में एक लिस्टेड कंपनी का रिपोर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया के ऑडिट रिपोर्ट्स बिल्कुल भी एट पार नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वो एट पार रहे एट अ ग्लोबल लेवल। इसके लिए क्या बनाए गए हैं? स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। नंबर 2 सर, इससे आपका ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्वालिटी क्या होगा? इंप्रूव होगा। सिंपल है यार, यूजर्स किस पे डिपेंडेंट है? आप पे डिपेंडेंट है। सिंपल है, ऑडिट क्वालिटी बढ़िया होगा तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी रिलायबल होंगे, वो रिलायबल होंगे तो यूजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इट विल हेल्प यूजर्स टू मेक मोर डिलीजेंट डिसीजंस। वो लोग सोच समझ के बेहतर डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि ज्यादा रिलायबल रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगे। सोचिए ना, अगर कंट्री में आईसीआई जैसा बॉडी नहीं होता, मेंबर्स नहीं होते, कोई भी अपने हिसाब से अगर ऑडिट कर सकता था तो आपका जो कैपिटल मार्केट है ना, वो इतना आराम से चल नहीं पाता। ये स्ट्रक्चर है, इस वजह से लोग थोड़ा बहुत एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस पुट कर पाते हैं, ट्रस्ट कर पाते हैं। अदरवाइज वो ट्रस्ट फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आपको एक बात बोलूं क्या, जब भी दुनिया में कोई भी एक बड़ा ग्लोबल स्कैम या फ्रॉड होता है, सबसे पहले पूरा जो आपका कैपिटल मार्केट है ना, उसका सेंटिमेंट खराब होता है। सेंटिमेंट क्यों खराब होता है? लोगों को पहली बार डाउट होना शुरू होता है वापस से। इट्स लाइक पीपल डोंट वांट टू बी पेसिमिस्टिक, पीपल डोंट वांट टू बी नेगेटिव। व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचना शुरू करते हो। फिर आप सोचना शुरू करते हो शायद ऐसा तो बहुत सारी कंपनीज में हो सकता है, तो कहना इसे आप इससे तो पूरे इकोनॉमी पे डाउट करना शुरू कर देंगे। ये डाउट जो है हमेशा ट्रिगर किया जाता है ऐसे स्कैम्स के थ्रू, ऐसे आउटकम्स के थ्रू। इन जनरल इसीलिए बोलते हैं ऐसी चीजें इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। इसीलिए आप अगर ऑडिट कर रहे हैं या कोई भी एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने से फायदा होगा। सर, इट विल प्रमोट यूनिफॉर्मिटी, मतलब हर कोई सेम ही स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा तो कहना इसे सबका कंफर्मेशन लेटर का प्रोसेस सेम रहेगा, हर कोई अपने अपने हिसाब से कंफर्मेशन लेटर नहीं लगाएगा। फिर सर, इट विल इंश्योर गुड ऑडिट क्वालिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल प्रोवाइड यू रेस्पेक्टिव नॉलेज एंड स्किल्स, जिसके बेसिस पे आप क्या कर पाएंगे? ऑडिट। जैसे सोचिए ना, आप डे 1 पे इमेजिन कीजिए अपने आप को ऑडिट कैसे करना है। आपने सोचा टिक टिक करने का है, आज इतने स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद थोड़ा तो समझ में आया ना, कुछ तो अप्लाई भी करना पड़ता है। थोड़ा स्किल लेवल तो आया कि नहीं आया आपके अंदर? थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा उसके बाद और सीखेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल लेवल क्या होगा? एनहांस होगा। तो स्टैंडर्ड का काम यही होता है। स्पेंड 2 मिनट्स, एक बार 5 पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। हम नोटबुक में जाकर के हेडिंग लिखेंगे। एक बार 5 मिनट को रीड कर लीजिए फटाफट से। ये होमवर्क देना पड़ेगा। अरे पढ़ो चुपचाप ढंग से। Number 1, your work will be at par with global practices. It will improve the quality of financial reports. It will improve your audit quality. It will provide you additional skill level and knowledge, जिसके बेसिस पे आप बेहतर काम कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर कोई ऑडिट क्या करेगा? यूनिफॉर्मिटी के साथ में करेगा, मतलब काम में कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगा। टेक्निकली ये दोनों पॉइंट तो सिमिलर से साउंड करेंगे, बाकी तीनों पॉइंट फिर भी थोड़े अलग हैं। ओके, नोटबुक में जाइए, आपने हेडिंग लिखा होगा व्हाई आर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड, ब्रैकेट्स में लिखिए होमवर्क, ब्रैकेट्स में लिखिए होमवर्क। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 1.12, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ क्वालिटी पढ़ाया हुआ है, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड इन डिटेल। द लास्ट वन इज लेफ्ट। ये
डेंजरस है, सुनना पड़ेगा, दिस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू हियर मी आउट केयरफुली। देखिए व्हाट डू दे से, जब हमने आपके लिए कोई स्टैंडर्ड्स बनाए, लेट्स से एसेस बनाए, अब देखो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, दोनों शेयर करता हूं। इन्होंने जो लिखा है वो बराबर ही लिखा है, क्योंकि उसमें सिचुएशन ही थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी होती है लास्ट में जाकर के, थोड़ा सुनने का ट्राई करना अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया। एग्जाम के लिए मे भी एक एमसीक्यू आ गया तो बात अलग है, 4 मार्क का क्वेश्चन क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता है, इधर समझने का ट्राई कीजिएगा। ये स्टैंडर्ड जो होते हैं अगर आप एक लेंस से देखोगे तो दे विल साउंड मैंडेटरी फॉर यू, बिकॉज देर इज अनदर थिंग कॉल्ड एज गाइडेंस नोट्स। क्या होता है? गाइडेंस नोट्स, जो एक्चुअली में रिकमेंडेशन होते हैं। क्या होते हैं? रिकमेंडेशन। रिसोर्सेज में जाके कैन यू सी, एक है आपको एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, एंड कैन यू सी गाइडेंस नोट्स। व्हेन यू क्लिक ऑन गाइडेंस नोट्स आपको ऑडिट रिलेटेड बहुत सारी चीजों रिलेटेड बहुत सारे गाइडेंस नोट्स मिलेंगे। ये भी इंस्टीट्यूट ने इशू की है, ये भी मेंबर्स के लिए ही है। कैन यू सी गाइडेंस नोट्स ऑन ऑडिटिंग एंड ऑन अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। ये गाइडेंस नोट्स का लॉजिक क्या होता है? कहीं कहीं पे इंडस्ट्री में देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी, देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी। अब लॉ ने बोल दिया आपको ये फॉलो करना है, बट उसके लिए इंटरप्रिटेशन ओपन एंडेड होता है। क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ओपन। तो आईसीआई का ड्यूटी बनता है हम हमारे मेंबर्स को गाइड करें कि उस लैक ऑफ क्लैरिटी के सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए। इसीलिए थियरिटिकली जब आप गाइडेंस नोट्स को एसेस से कंपेयर कर रहे हो, थिंक फ्रॉम वन लेंस पॉइंट ऑफ व्यू, यू आर कंपेयरिंग एसेस विद गाइडेंस नोट्स। एसेस तो मैंडेटरी आपको फॉलो करने पड़ेंगे ऑडिट करने के लिए, गाइडेंस नोट्स क्या है? रिकमेंडेटरी है। क्या है? रिकमेंडेटरी। दे हैव रिकमेंडेड दिस टू यू। फॉलो करना नहीं करना एज इट इज किसका चॉइस होगा? मेंबर का। यहां मेंबर को अपना जजमेंट यूज करने का पूरा क्या दिया है? पावर दिया है। लेट्स से अगर आप क्लिक करेंगे आपको लिस्ट मिलेगा, बहुत सारे गाइडेंस नोट्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक कैन यू सी गाइडेंस ऑन ऑडिट ऑफ सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना है क्या? क्योंकि वहां पे ऑडिट इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज अ नॉर्मल कंपनी। यहां पे याद है क्या? आपके बहुत सारे सब्सिडीज वगैरह के नंबर होंगे जो आप खुद ऑडिट नहीं करने वाले होंगे, उसका ऑडिट कोई और करने वाला होगा, उसका काम कैसे यूज करेंगे, तो उसके अराउंड गाइडेंस नोट्स बना करके दिए है। फिर क्या सी गाइडेंस नोट्स दिख रहा है ऑन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, दिख रहा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। नोटिस करो, इज देयर एनी स्टैंडर्ड फॉर ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स? नो। इंटरनल कंट्रोल जो आपको मैंने अभी तक पढ़ा है वो किसका हिस्सा है? कंप्लायंस प्रोसीजर का हिस्सा है। अगर मेरे को सिर्फ कंट्रोल चेक करके रिपोर्ट देने का, आई रिपीट, सिर्फ क्या चेक करके देना है? कंट्रोल चेक करके रिपोर्ट देना, कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल जो मैंने कल दिया था वो अलग था, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स थे, वो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स नहीं थे, वो अलग ही एंगेजमेंट होता है। फिर मतलब देयर आर गाइडेंस नोट्स रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। ये कुछ तो आपने सेक्शन पढ़ा होगा 143 सबसेक्शन वगैरह कभी सुना होगा। कंपनी में ऑडिट करते हुए मुझे अगर फ्रॉड मिलता है, मुझे कम्युनिकेट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके रिगार्डिंग में लैक ऑफ क्लैरिटी था, वहां गाइडेंस नोट बना करके दिया। मतलब ऐसे बहुत सारे गाइडेंस नोट्स हैं। सुनिए, हियर मी आउट। गाइडेंस नोट्स theoretically are recommendatory in nature, essays are mandatory. This is one way to look at it, one way. Can I say इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा ऐसे फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। गाइडेंस नोट मुझे रीड करना है, उसका मुझे लगता है रेलेवेंट है तो अप्लाई करना है। इज दिस पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर टू यू? Another point of view. Now don't compare with guidance note. Think only about essays. Think only about essays. अब अगर मैं गाइडेंस नोट को बोल रहा हूं, सिर्फ एसेस को बोलूं, तो भाई ऑडिट में ऐसे तो फॉलो करना है, पर क्या सारे ऐसे फॉलो करना कंपलसरी है? नहीं। क्यों? हो सकता है कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेबल ही ना हो, कुछ कुछ ऐसे क्या ना हो, एप्लीकेबल ही ना हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स नहीं है, कंपनी में कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, कंपनी में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम ही नहीं है, 570 शुरू की खत्म हो जाएगा। अरे बराबर है कि नहीं है? उसमें रिपोर्टिंग में कुछ आएगा ही नहीं। मतलब आपको पूरा का पूरा ऐसे हर बार हर सिचुएशन में एज इट इज कंट्रोल से ही कंट्रोल भी करना है। इट इज नॉट अ कंपल्शन, इट इज अ डिसीजन ऑफ द ऑडिटर कि ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे का कितना पार्ट रेलेवेंट है वो पार्ट क्या करूंगा? अप्लाई करूंगा, जो पार्ट रेलेवेंट नहीं है वो अप्लाई नहीं करूंगा। इज दिस क्लियर टू यू? प्लस उन्होंने एक बात बोली है, हो सकता है कभी कभी, लेट्स से यू वांट टू अप्लाई ऐसे 505, क्या अप्लाई करना चाहते हो आप? 505 क्या बोलता है? याद है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। याद है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन याद है? यहाँ पे बोलता है पॉजिटिव नेगेटिव, दो ऑप्शन है आपके पास में। याद है क्या आपको? पॉजिटिव में फिर इन द ब्लैंक्स दो, अलग अलग पूरा प्रोसीजर दिया कि नहीं दिया है? मेरे को 505 एज इट इज फॉलो नहीं करना है, मेरे को 505 एज इट इज फॉलो नहीं करना है। आई वांट टू डिपार्ट फ्रॉम द ऐसे,
आई रिपीट, आई वॉन्ट टू डिपार्ट फ्रॉम दी ऐसे, मुझे ऐसे के बियॉन्ड जाना है। क्या ये पावर ऑडिटर के पास में है? हाँ, दैट इज वाई वी से ऐसे देखोगे तो ऐसे मैंडेटरी साउंड करेगा, बट इस पॉइंट ऑफ से देखोगे तो ऐसे इज मोर लाइक अ गाइडेंस। ऐसे ने बोला है 505 ऐसे लगाना चाहिए, बट मुझे इसके अलावा कोई बेटर तरीका लगता है, आई कैन अप्लाई अ बेटर प्रोसीजर ऑल्सो। याद करो 505 में आपको क्या बोला, पॉजिटिव नेगेटिव दो ही ऑप्शन है, और हम क्या करते थे याद है क्या, 31 मार्च को क्या क्लोजिंग बैलेंस हो कंफर्म कर लो। मेरे को डाउट है कि कंपनी का मैनेजमेंट थर्ड पार्टी इज कल्यूडिंग मतलब दे आर टुगेदर एंड देन दे डूइंग अ फ्रॉड, बराबर है कि नहीं है? ये चेक करने के लिए 31 मार्च कंफर्म करूंगा तो बैलेंस मैच ही होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, जानबूझ के एक रैंडम डेट का कोई ट्रांजैक्शन पिक करूंगा और उस रैंडम डेट के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगूंगा सामने वाले से। नो, दिस इज नॉट ऐसे इज रेकमेंडिंग, ऐसे नहीं बोलता ऐसा करने के लिए, ऐसे बोलता है 31 मार्च की जो बैलेंस है वो कंफर्म कर लो। हम अज्यूम करते हैं यार ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, बट अगर ऑडिटर को डाउट लग रहा है क्या वो स्टैंडर्ड के बियॉन्ड जा सकता है? हाँ, वो अलग तरीके से प्रोसीजर लगा सकता है, वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा सकता है, सारा ऑप्शन ऑडिटर के पास में है। सुनिए, ऐसे 505 ये भी नहीं बोलता है कि आपको क्लाइंट प्लेस से बैंक के पास जाना चाहिए फिजिकली। आपने याद है मैंने बोला था आर्टिकल को बैंक के पास भेज दो, अगर बैंक रिप्लाई नहीं कर रहा तो हमको बैंक फिजिकली विजिट करना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था मैंने? ये 505 नहीं बोलता है, बट ये प्रैक्टिकली हम फॉलो करते हैं। कह रहा है आर यू फॉलोइंग अ प्रोसीजर बियॉन्ड योर 505? यस। आर यू गोइंग बियॉन्ड 505? हाँ। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये प्रोसीजर बेटर प्रोसीजर है, आपको लगता है ये प्रोसीजर क्या है, बेटर। अगर आप, हियर मी आउट, अगर आपको लगता है देयर इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस, आर यू अलाउड टू गो बियॉन्ड द एसेस? यस। But if you do this, will you have to document? Yes. Will you have to include this in your report also? Yes. Ideally अपनी रिपोर्ट में अगर एक्सट्रीम पूरा का पूरा कोर ऐसे से फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, और ये रिपोर्ट पता किधर आएगा, अदर मैटर पैराग्राफ में। किधर आएगा? Because it is a communication between auditor and the user. It is a communication between auditor and the user. सुनो, सिर्फ कम्युनिकेट करना सफिशिएंट नहीं है, जस्टिफाइबल रीजन होना चाहिए कि आप स्टैंडर्ड के बियॉन्ड क्यों जा रहे हैं। सुनिए, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट है जहां उन्होंने लिख दिया एट इंटरमीडिएट लेवल, बट आई वांट आपको थोड़ा समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कुछ भी फॉलो करना है अपने हिसाब से फॉलो करूंगा। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर शुड बी अ बेटर प्रोसीजर देन दी ऐसे। आई रिपीट, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर शुड बी अ बेटर प्रोसीजर देन दी ऐसे। ओनली देन यू कैन फॉलो, एल्स यू शुड नॉट फॉलो। बात समझ में आया क्या? हम लोग पता क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर कहां से ढूंढते हैं? ऐसा से। कुछ चीजें आयसा से कॉपी पेस्ट नहीं होती है क्योंकि इंडिया के लिए रेलेवेंट नहीं होती है, बट आपको लगता है चेक करने के लिए आयसा बेटर है, तो आप क्या बोलोगे, मैं ऐसे के बजाय आयसा पे जा रहा हूं। कहां डॉक्यूमेंट करूंगा? अपने वर्किंग पेपर्स में। और कहां लिखूंगा? अदर मैटर के। समझा क्या? आइए 2 लाइन का पढ़ लीजिए, क्लोज कर दीजिए। सर, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू दैट इज प्रोफेशनल अकाउंटेंट दैट अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, ये आपका ड्यूटी बनता है। सर, देयर कैन बी सिचुएशंस जब आपको लगता है स्पेसिफिक प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड्स में लिखे हैं ना वो क्या हो जाएंगे, इनइफेक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनइफेक्टिव। मतलब आप उसके अलावा कोई नया प्रोसीजर लगाना चाहते हो क्या? हाँ। ऑडिटर कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा सकता है क्या? यस, टू अचीव हिज और हर पर्पस। तो सर अगर वो ऐसे से डिपार्ट करता है तो उसे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा द रीजन फॉर डिपार्चर। सर उसकी रिपोर्ट में दिख रहा है क्या, हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर। मतलब मुझे मेरी रिपोर्ट में लिखना भी पड़ेगा कि मैं स्टैंडर्ड से क्या कर रहा हूं, डिपार्ट कर रहा हूं। यहां तक बात समझ में आई क्या? अब मियर डिस्क्लोजर छोड़ दो, एक बार 1 2 3 4 पढ़ के देखो, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है क्या? थोड़ा लॉजिकली समझता है क्या आपको? पढ़ के देखिए एक बार के लिए। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे को अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके बियॉन्ड जा रहे हो, और मान लो किसी ने रिव्यू किया, याद है क्या, एक पीयर रिव्यू वगैरह होता है, ऐसे का बोला था, वो रिव्यू करने आए और उन्होंने बोला तुमने ऐसे फॉलो नहीं किया है, सिर्फ तुम बोलोगे पर मैंने डिस्क्लोज किया। डिस्क्लोज करना इज नॉट सफिशिएंट, मुझे प्रूव करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इज अ फॉर्मेलिटी। प्रूव क्या करना पड़ेगा? दैट माय ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर इज बेटर देन द स्टैंडर्ड। A mere disclosure in the report does not absolve. Absolve is free of guilt.
ऑलवेज फ्री ऑफ गिल्ट, मतलब तुम गलत नहीं हो ऐसा नहीं अज्यूम करेंगे क्योंकि तुमने डिस्क्लोज कर दिया है। तुमने बोलना चाहिए डिस्क्लोजर तो फॉर्मेलिटी है भाई, पर मैं प्रूव करना चाहिए दैट माय प्रोसीजर इज बेटर देन द प्रोसीजर गिवन बाय द स्टैंडर्ड। इसको सबसे कॉमनली फॉलो करते हैं ऐसे 501 में इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री को चेक करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इन्वेंट्री, स्केल ऑफ इन्वेंट्री। रिफाइनरी के केस में क्या करना है, ऐसे 501 कुछ नहीं बोलता है, उसके लिए तुम्हें तुम्हारा ही तरीका ढूंढना पड़ेगा। सर मैं फिजिकली रिफाइनरी के पास गया, बहुत अच्छा है, फिर क्या समझना है, सैम्पलिंग कैसे निकालेगा, समझना है क्या मेरा बात। 501 यूजलेस है इन सर्टेन एरियाज, तो कहना है आई विल हैव टू डिपार्ट फ्रॉम ऐसे 501 अलाउड है क्या, हाँ, पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्या, हाँ, किधर, अपने वर्किंग पेपर्स में एंड अपने रिपोर्ट में भी। मेंबरशिप डिस्क्लोजर सफिशिएंट नहीं है, प्रूव करना पड़ेगा व्हाई माय प्रोसीजर इज अ बेटर प्रोसीजर। ओके, बुक में जाइए, एक सेंटेंस लिखा के क्लोज कर देते हैं। और बहुत बढ़िया चीज है ये, दिस इज वेरी गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑनेस्टली, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, यू शुड बी थैंकफुल आईसी ने लिख के दिया इंटरमीडिएट में। सच्ची में मैं भी कभी बोलता नहीं ये सब, इतना इतना बात नहीं करता मैं, इतना लिखा हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गाइडेंस नोट्स वगैरह का तो रेफरेंस भी नहीं है। और मैंने आपको बताया ना कि भाई गाइडेंस नोट्स मैंडेटरी नहीं होते, रेकमेंडेटरी होते हैं। इस लेंस से देखोगे तो ऐसे मैंडेटरी साउंड करेंगे, इस लेंस से देखोगे तो ऐसे मैंडेटरी नहीं है, आप उसको डिपार्ट भी कर सकते हो, मतलब वॉलंटरी हो गया आपके लिए। सो इट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए आपके, 17। उसमें आपने स्पेस छोड़ देना बच्चों, वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, वो आप होमवर्क में लिखेंगे। लास्ट पॉइंट लिखिए, डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, departure from standards. Bullet point number 1, bullet point number 1, professional accountants are mandatorily required, professional accountants are mandatorily required to perform engagements, professional accountants are mandatorily required to perform engagements in accordance with the standards, in accordance with the standards, in accordance with the standards. Professional accountants are mandatorily required to perform engagements in accordance with the standards, मतलब standards के हिसाब से आपने engagement perform करना चाहिए। Point number 2, however in certain cases, a specific procedure, as per standard, may be ineffective, then auditor can apply alternative procedure, full stop. But such alternative procedures should be properly documented. Such alternative procedures should be properly documented, and his report should draw attention to such departure. His report should draw attention to such departures. समझ में आया क्या?